तो नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर जिले को बने 50 साल हो गए हो। 50 साल के उपलक्ष्य में हम तमाम उन शख्सियतों से चर्चा कर रहे हैं जो ललितपुर जिले के बारे में जानते हैं और ललितपुर जिला घूमे हुए हैं। लक्ष्मी नारायण आचार्य जी हमारे हैं, आचार्य लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा जी, जिन्हें हम आचार्य जी के नाम से जानते हैं, वो हमारे साथ हैं। और एक ऐसे शख्स हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। प्लस यहाँ के पर्यटन को लेके आपने लगातार घूमते फिरते नजर आए और आपके ही वीडियो के माध्यम से बहुत जगह हम लोगों ने खुद जानी कि ऐसा भी एक स्थान है जहाँ आचार्य जी घुमाए, उनसे फिर हमने चर्चा की। तो आज हमारे साथ हैं, चर्चा करते हैं। सर स्वागत है। हाँ सौरभ जी, नमस्कार आपका। ललितपुर को 50 साल हो गए जी। 50 साल जिला बने हो गए, कितना बदल गया है ललितपुर? ललितपुर बदला हुआ तो नज़र आता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में बदलना चाहिए था वहाँ नहीं बदला। जैसे हम यातायात की बात करते हैं जी, तो यातायात पे नज़दीक चले जाए हम यहाँ से, शहजाद नदी का जो पुल था, जो बना था, वो आज भी बना है, उसे कुछ चेंज नहीं किया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ और बड़ी अव्यवस्था लोगों के आवागमन में है। सरकार बहुत दावा कर रही, बहुत विकास कर दो। तो देखिए, जहाँ तक विकास की बात है तो विकास शब्दों में दिखता है, धरातल पर नहीं है। आज हमारा जो जिला अस्पताल जी, हर कोई कहता है उसके बारे में, सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, आम पब्लिक से आप पूछिए, रेफर सेंटर बना हुआ है। जी बिल्कुल, हम लगातार चर्चा होती है। अच्छे डॉक्टरों की कोई व्यवस्था नहीं है। हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के ऊपर ललितपुर नगर की आबादी लगभग 2 लाख है। बिल्कुल। और कन्याओं की शिक्षा के नाम पर एकमात्र विद्यालय राजकीय विद्यालय इंटर कॉलेज आपका सिविल लाइंस में है जी, और एक इंटर कॉलेज आपका रावल स्कूल में है। मतलब गवर्नमेंट के कोई ऐसी विद्यालयों की व्यवस्था नहीं होती। इतनी आबादी होने के बाद भी कोई ऐसा स्थान नहीं ललितपुर में जहां बच्चे स्वतंत्र रूप से खेल सकें, यानी खेल के मैदान नहीं है। 2 लाख की आबादी में खेल का मैदान नहीं होना एक बड़ी बात है। कांग्रेस की सरकार थी, खेरा जी थे, लाइस खेरा जी जी, उस समय हमारे यहाँ स्टेडियम बना। स्टेडियम जैसा बना था वैसे ही है, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। ये मतलब एक अच्छी बात है कि उन्होंने स्टेडियम हमें दिया जी, लेकिन उसमें जो बढ़ोतरी होना चाहिए थी, संख्या आना चाहिए थी, उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ। उस समय हमारे पास शिक्षा की व्यवस्था में ITI नहीं था, ITI मिल गया जी, पॉलिटेक्निक हमें मिल गया उसी समय जी। इसके बाद तो नहीं मिला। तो विकास के नाम पे जो चिल्ला रहे हैं, हमें तो लगता है विकास उन लोगों ने किया नहीं है। बिजली, सड़क, पानी जी। अब बिजली की बात करो, जब कांच का बल्ब लगता था जी 100 वाट का, 60 वाट का जी जी बिल्कुल, उस समय बिल हमारा कम आता था लोगों की। आज LED बल्ब चल रहे, 7 वाट, 9 वाट। आप पूरे घर में 100 वाट का बल्ब बराबर पूरे घर के LED बल्ब मिला लो। लेकिन आज बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा, बढ़ के आ रहा। उसका भी कारण है कि जो लाइनें हमारी उस समय पड़ी थी वो लाइनें आज भी पड़ी हैं। कोटेड लाइन डल गई, लेकिन बिजली के जो नंगे तार थे वो आज भी पुराने खंभों पे आज भी टंगे हैं। और ख़ास तौर से सबसे बड़ी बात है जो अव्यवस्था हो रही है कि बिजली के खंभों का उपयोग टेलीफोन वाले जी और डिस्क चलाने वाले लोग उन्हीं खंभों का उपयोग कर रहे हैं। उन्हीं पे अपनी नसें नहीं लगाते, किसी का कनेक्शन डिस्टर्ब हो, कुछ भी उन्हें कोई लेना देना नहीं। गवर्नमेंट ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि इनको अपनी व्यवस्था समानांतर देना चाहिए, नहीं हुई। तो कोई उस प्रकार का मतलब जो रोजमर्रा की समस्या है, चाहे ट्रैफिक की हो, चाहे रोजमर्रा के परिवार से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, वो वैसी की वैसी हैं। क्यों, अब आप ज्यों की तो हैं। देखिए, सरकारी बसों के नाम पर शून्य है ललितपुर। आज निजी संसाधन से आदमी यात्राएं करते हैं या प्राइवेट संसाधन है, उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन सरकार ने कोई सरकारी बसें हमें नहीं दी। ललितपुर में बस अड्डा कहाँ है, क्या है, कैसा है? नहीं, अखिलेश यादव हमने बनवाओ, लेकिन उनको फीता नहीं काट पा रहे। उन्हें जो लग रहा है कि सरकार दूसरी सरकार को बनो है, क्रेडिट नहीं ले जाए। न्याय पंचायत स्तर पर मंडियां बनी थी, आज तक संचालित नहीं हो पाई। कोई मॉडल ही नहीं है सरकार के पास। 7-8 साल के बाद भी संचालित, बड़े बड़े झाड़ खड़े हो गए वहाँ पर। किसान की आय की डबल की बात तो करे, लेकिन मंडी चालू नहीं करा पा रहा। तो ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं। अच्छा, चूंकि ललितपुर लगभग 16 लाख की पॉपुलेशन और एक बहुत बड़ा क्षेत्र जी, पर्यटन के लिए बहुत कुछ है। यहाँ कहें कि जो यहाँ की जो सौर ऊर्जा को लेकर जिस प्रकार की बातें की जा रही, तो कर्क रेखा पर हम लोग बसे हैं और यहाँ जो टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा है।
और यहाँ का जो मौसम है बहुत अच्छा है, जहाँ पर सौर प्लांट लगाए जा रहे हैं बड़े पैमाने पे। जी, क्या कहेंगे उसको लेके, सरकार की क्या इस पे एक विशेष फोकस किया देखिए है? सरकार की योजना है, उन्होंने मान लो ऐसी जानकारी भी आई कि MUI भी किए हैं लोगों से, हाँ, लेकिन उनको ज़मीन नहीं मिल पा रही है। कुछ अधिग्रहण चालू हो गया। उसका कारण है, हाँ अधिग्रहण हुआ हो कुछ जगह, कुछ उसका कारण ये है कि जहाँ ज़मीनें थीं और जिनको ज़मीनें दी जी पूर्ववर्ती सरकारों ने, अपने यहीं चले जाएं, अपने रौड़ा से आगे जी एक वो प्लांट है उसका, जी। जिसके लिए लगभग 1000 एकड़ ज़मीन दी थी। आज वो प्लांट लगभग बंद है, ज़मीन खाली है। ऐसी ज़मीनों को सरकार को वापस लेना चाहिए और वापस लेके उन पर कोई ऐसे संयंत्र लगा। हाँ, जो बड़ी बड़ी जमीन है पहले से एक्वायर की हुई है, लोगों वहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा, कब्जा किए हैं केवल। कब्जा किए हैं। एक अपने नरेंद्र फैक्ट्री की भी बात है, उसी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे अगर जो हैं, आज जैसे सैदपुर कृषि फार्म है, जी। 2300 एकड़ है। जी। अब उसमें अभी बात आई है, हाँ, बल ड्रग पार्क लगा रहा है। आई है, उसमें कितना काम हुआ है या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है। जो पूर्ववर्ती सरकारों ने निर्णय लिए उसको सरकार ने लागू नहीं किया। यहाँ पर सांसद थे प्रदीप जनार्दन जी जी बिल्कुल। उन्होंने 200 करोड़ रुपए की एक स्कीम रखी थी रेल नीर के नाम पर। हाँ, उस पर कोई काम ही नहीं हुआ। दूसरी कंपनी का पानी बिक रहा। आज हर गांव में जी हर व्यक्ति पानी खरीद के पी रहा है, बिल्कुल। भले वो किसी उपयोग में लेता हो, लेकिन हर गांव में कस्बे में आपको पानी की बोतल मिल जाएगी। यानी पानी खरीद के पीना इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। हम जहां पर पानी पीने को नहीं दे पाए, वो आज अभी जो शुरुआत की है पानी के नाम पर, तो आज सड़कें बेकार होंगी हमारी। उन पर कोई योजना नहीं है किस प्रकार से उन्हें काटा जाए, कब उन्हें भरा जाए, कुछ नहीं। अभी पाइपलाइन पड़ेगी, ऐसी छोड़ के चले जाए तो आवागमन और अवरुद्ध होगा। कई जगह तो पानी पहुंचा ही नहीं पा रहे, नहीं पहुंचा रहे। एक लंबा समय भी हो गया है। जी। अच्छा आचार्य जी, पर्यटन के लिए बहुत कुछ ललितपुर में है जी। और एक से एक ऐतिहासिक मंदिर है, सभी धर्मों के मंदिर हैं। सबसे अच्छी बात है ललितपुर की जो पहचान है वो शांति, आपसी सौहार्द, इन सबको माना जाए। तो पर्यटन को लेकर क्या सरकार ने किया है, कितना बदला है पर्यटन को लेकर पहले की अपेक्षा में? देखिए, पर्यटन के नाम पर सिर्फ एक नीले रंग का पुता हुआ बोर्ड, उस पर लिखा हुआ रहता सूचना, वो तो दिखाई पड़ता है, और उनका बजट कब आता है, कहाँ खर्च होता है, कोई पता नहीं। आप दशावतार मंदिर चले जाएं जी, और कहते हैं कि दशावतार मंदिर एक है अपने यहाँ और बहुत पुराना, उस पर कभी भविष्य में उसकी सफाई हुई होगी, कोई वो उन्होंने केमिकल लगाया तो उसका क्षरण होना शुरू हो गया। बिल्कुल। उसे आप गौर से देखेंगे तो क्षरण होना शुरू हो गया उसका। कहीं कहीं वो मूर्ति काली पड़ गई जो ओखरी है। तो ऐसी कोई योजना नहीं है, योजना है तो उस पर कोई उनकी दृष्टि नहीं है कि हम जो कर रहे हैं इससे क्या असर पड़ेगा। और उसका कारण रहा कि वहाँ तक पहुँच मार्ग नहीं दे पाए, वहाँ कोई हम ऐसी व्यवस्था नहीं दे पाए कि जब लोग वहाँ पहुँचेंगे तो पानी की उत्तम व्यवस्था हो। हाँ, पर्यटन के नाम पर सिर्फ देवगढ़ में तो काम हुआ, बाकी और देखिए आप कितनी बड़ी एक विशाल प्रतिमा है आपकी, दूधई चले जाएँ वहाँ पर नरसिंह भगवान की प्रतिमा है, पहाड़ में उकेर के बनाई थी। लंबे समय तक पानी उस पर निकलता रहा, वो क्षरण हो गया, फिर इसके बाद उस पर थोड़ा गौर किया, लेकिन आज उतनी सुरक्षा फिर भी नहीं है। बताते हैं यहाँ पास में एक गांव है जखौरा ब्लॉक में, जी सिरौंजी। जी, सिरौंजी में आज भी आप गांव में जाओ तो बड़े बड़े ऐसे ढेर से लगे हैं। हाँ, सत्ती है, विष्णु जी का मंदिर है। तो हर घर के आसपास कहीं ना कहीं वो अवशेष मिलते हैं, अवशेष हैं, बहुत बड़े अवशेष और हैं। बहुत से मिट्टी में दबे जी, इन पर कोई काम ही नहीं है। भाई ये भी तो काम है, विभाग की शून्यता हम तो स्थानीय भाषा में करेंगे पुरातत्व माने जो पूरा हुआ तत्व है उसे निकालने का प्रयास नहीं हुआ। पुरातत्व माने पुरा हुआ जो है उसको निकालने का प्रयास नहीं, ऐसा कुछ हमें भी लगता है, प्रयास हो नहीं रहे। कई जगह केवल बातें करी जा रही, और इको सबसे बड़ा कारण हम तो जो हमारे जो नेता है ना, ये चुने तो जाऊ थे, चाहे किसी कारण से चुने जाओ, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग जो होना चाहिए वो नहीं देगा। देखिए, नेता को सबसे पहली चीज़ अध्यापक का गुण होना चाहिए उसे। हम अध्यापक रहे इसलिए बात नहीं कर रहे, इसलिए कि उसे सारे विभागों की जानकारी, उसका अध्ययन होना चाहिए। तब जब अध्ययन होगा तब वो समस्याएं रखेगा और समस्याओं का समाधान कैसे होगा उस बारे में वो विचार करेगा। अगर उस पर अध्ययन नहीं करेंगे वो, उसे भौगोलिक जानकारी नहीं होगी क्षेत्र की, तो सिर्फ वो
टेबल वर्क करेगा। नहीं, आजकल तो प्रचारक हो गए ना, उन्हें जुनबे के बाद वे जन समस्याओं पे तो नजर नहीं रखें कि पार्टी के कार्यक्रम में धरत कि आज फलानो, आज ढिकानो, आज धमकानो, जो चल रहा हो। सौरभ जी क्या है, हमने वही बात बताई ना कि एक तो अध्ययन नहीं करना, और लोगों की समस्या, पहले लोग पद यात्राएं करते थे, पूर्ववर्ती जो सरकारें नहीं, या हम जैसे मान लो प्रधानमंत्री जी का हम नाम अगर करें उनका, जिन्हें युवा तुर्क कहते थे, चंद्रशेखर जी ने यात्राएं निकाली। यात्रा निकालने के पीछे कारण होता है वो रूबरू होते थे समस्याओं से, उन समस्याओं को जनता के लोगों के बीच में जाते थे, समझते थे। जैसे हम लोगों ने लगातार ग्रामीण अंचल घूमा तो पता चला कि ललितपुर में पूरा कला में सड़क नहीं है, गिरार में सड़क नहीं है, आप चले जाए तो बालाबेट में सड़क नहीं है। लोग कहते थे बहुत कुछ हो गया, जब धीमे धीमे वहाँ पर काम हुए, जब निकले, अब जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी एक स्थिति बन गई है कि अगर वो क्षेत्र में जाते हैं तो वे अच्छा ऐसा परिवार देखते जहाँ पर 10-25 लोगों के खाने की अच्छी व्यवस्था हो जाए, बढ़िया जलपान हो जाए और वहीं चर्चा हो जाए। लेकिन खेत खलियान और जो मेड़ की बात करते थे, जाते थे लोग, उन्हें पता होता है। आज पानी की व्यवस्था देखिए आप, वितरण प्रणाली नहरों की अभी बहुत किसान परेशान रहे लास्ट का पानी को लेकर। हमेशा बात आती है टिल तक पानी जाएगा, टिल तक नहीं जाता। वितरण प्रणाली हमारी गलत है। पानी पहले छूटे और सबसे पहले टिल तक जाए, और फिर उधर से बंद होना शुरू हो गया। 2 किलोमीटर से बंद कर दी नहर, इधर को आए, फिर बंद कर दी, इधर को चला है। होता क्या, यहाँ से शुरुआत होती कि शुरू वाले को पहले पानी मिलता है, दोबारा मिल जाता, तीसरी बार मिल जाता, अंत तक पानी नहीं जाता। यानी कहते हैं वेस्टेज भी होता रहता पानी कि जिसे कहते हैं ना कि जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत से लोग भूखों मर जाते हैं और बहुत से लोग अफरा से मर जाते हैं। ठीक वैसी स्थिति है, जी अफरा से मर रहे हो, भूखन मर रहे। जैसे किसी खेत में पानी अगर दे दो तो पानी की अधिकता हो जाएगी तो फसल सड़ जाएगी, जहाँ पानी नहीं पहुँचेगा तो सूख जाएगी। किसान का नुकसान दोनों तरफ से होना है। आचार्य जी, लेकिन जब हम झांसी ललितपुर की हम बात करते हैं, क्योंकि झांसी या ललितपुर दोनों एक ही हैं जी। एक समय ललितपुर झांसी का हिस्सा था, आज उससे अलग हो गया, एक नया जिला बन गया एक प्रकार से। लेकिन झांसी जिस प्रकार से बदला है इस 8-9 साल में, स्मार्ट सिटी के माध्यम से बदला हो, चाहे कैसी आज दिखता है दूर से झांसी, चकाचौंध तो हो गई। हाँ, ललितपुर में भी चकाचौंध थोड़ी दिखने लगी। देखिए उसका कारण क्या है कि हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, हम चारों तरफ से जी मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरे हैं और चारों तरफ विंध्याचल पर्वत की श्रेणियां हैं जी, जो आवागमन को कहीं ना कहीं हमें अवरुद्ध भी करती हैं, संसाधन नहीं होते। आप उधर से शुरू करें, तालेबट से, तालेबट आ जाए, जखौरा, बिजरोठा, ऐसे होते हुए राजघाट तरफ आ जाए, राजघाट से यहाँ अब जाखलून की तरफ आए, धौरा आए, पाली आए, बालाबेट आए, इधर से मदनपुर चले जाए, नारहट है, मदनपुर है, वो एक बॉर्डर बना है सीधी, ऐसे एक श्रृंखला है जो घेरे हमें कहीं ना कहीं से। एक वो भी कारण रहा। और हालांकि वनस्पति का अकूत भंडार है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ। उसका उपयोग हुआ सर, मतलब जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसके लेकर आज लगभग 70 साल हो गए, तमाम सरकारें आई। एक सरकार तो ऐसी है जो विकास के इतने दावे कर रही कि सुबह से शाम 24 घंटा विकास ही विकास की बातें हो रही, वे भी बहुत सारी मूलभूत जो समस्याएं हैं ललितपुर की, वे भी पूरी नहीं कर पाए ना उन्हें हटा पाएंगे। देखिए, किसी ने कहा है कि ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही अच्छी है, या फिर कोई ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी है। तो उनके पास सिर्फ विकास के दावे हैं, पंगत है। हाँ। ब्याह में पंगत में जावे, हर जगह आजकल जा स्थिति है कि सत्ताधारी पार्टी के लोग तो पंगत में पाई जाओ। हाँ, हो रही बात, उनको पैटर्न बन गया कि तो पंगत में जानो तो ही मिलने बस। विपक्ष की स्थिति जाए कि 2-4 शकल दिखावे, बेबी चले जाओ। बिल्कुल, आजकल जो पंगत में नेता दिखते विपक्ष के, अब बेबी वे कम हो जा रहा है। कारण क्या है? उसका कारण है कि देखिए, विपक्ष के लोग उतने संसाधन सत्ताधारी लोगों के समानांतर उनमें संसाधन नहीं, एक चीज़। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं उनमें एक बचाव की स्थिति है अपने आप, एक डर का माहौल भी बन गया। हाँ, जो भी हो, लेकिन ऐसा है क्योंकि हर किसी का कारोबार कहीं ना कहीं है, और कारोबार का घर को खर्चा चलता रहे, कारोबार क्या है, तो उनके साथ समस्या है। इसीलिए भैया वे जाओ तो नहीं जाके शकल ली देखे ना कोई चर्चा करे। जो पहले ज्ञापन तक समझ गई बात, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन ये होते थे,
अब बंद हो और जाएगा। लोग कहते थे, नारे लगाते थे उस समय, कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देखी हो देखेंगे। ये निकल गया चरित्र से। कहते थे जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा। मतलब इस जज्बे के साथ जाते थे। आज ये जज्बा खत्म हो गया। आज की वर्तमान की जो राजनीति करने वाली नई पीढ़ी है, उन्हें ये लगता है कि हम राजनीति में जाएंगे तो हमें पैसा कैसे मिलेगा। ये भाव बन गया है। आज इसी को लेकर लोग राजनीति करते हैं। अर्थ प्रधान हो गया। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है और अर्थ का यही अर्थ है। आचार्य जी, चूंकि आप पत्रकारिता से भी जुड़े हैं और बिल्कुल मुखरता के साथ अपनी बात रखते भी हैं, क्योंकि जब आप क्षेत्र घूमे हैं तो क्षेत्र के बारे में नॉलेज है जी, और उस पर चर्चा कर सकते हैं। पत्रकारिता कैसे बदल गई? देखिए, पत्रकारिता में ऐसा हुआ, आप देखेंगे, मान लो घंटाघर है अपना, घंटाघर पे 4 शेर बने ऊपर, जो अशोक की लाट पे है। जी। चारों दिशाओं में उनका मुख है, वो 4 के प्रतीक हैं। हमने शायद एक आध बार और चर्चा की जी। कि एक कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। जब कागज पे वो चित्र छपता है तो चौथा शेर हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो चौथा शेर था हमारा पत्रकारिता, जो तीनों को लगाम देता था। हाँ, जो बेलगाम होगा उसको क्रिटिसाइज करेंगे वो बोलता था, जो कहते हैं कि निंदक नीरे राखी। तो पत्रकार अपनी बात कहता था और जनता की बात को उठाता था। जनता की समस्याओं का समाधान कैसा हो ये भी वो लिखता था। आज वो सब चीज़ें नहीं हैं। पत्रकारिता, अगर अखबार कोई व्यक्ति मंगाता है, मान लो किसी के पास एजेंसी है, किसी पत्रकार के पास, समाचार जाता छपता है, लेकिन जिस घर में अखबार जाता है वो अखबार लेने वाला भी पेमेंट नहीं करना चाहता पत्रकार, और पत्रकारिता को वो एक दायरे में लेता प्रश्नवाचक कि वो पत्रकार ऐसे हो गए, वो इस प्रकार के हो गए, ऐसे हो गए। सारी समस्याओं को थोपने का काम करता पत्रकार के ऊपर। लेकिन यदि कोई समस्या है, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे पेयजल की हो, चाहे कृषि की हो, चाहे लड़ाई झगड़े याद आएगा पत्रकार, तो अपनी समस्या को लेकर पत्रकार के पास जाता कि देखिए हमारी वो नहीं सुन रहे हैं, ये नहीं सुन रहे हैं। आक्षेप भी लगाएगा और अपेक्षा भी रखेगा, वो काम भी हो जाएगा फिर उसका। तो ऐसी स्थिति में पत्रकार को भी एक संतुलन बनाना पड़ता है। ये भी कारण है। नहीं, हमारा मतलब केवल इतना है, क्योंकि पत्रकारिता है, चुनौतियां हैं। आज की जो मौजूदा स्थिति ये है कि विपक्ष के नाम पे ही विपक्ष रहेगा। हो मतलब पंगत में एक आध दो नेता मिल जाए विपक्ष के, अब भी बहुत है। पंगत में जाओ विपक्ष के नेता ने बंद कर दो। सत्ता वाए तो बिन बुलाए पहुंचे जा रहे कि भैया उनके तो बड़े आदमी की तो पंगत है, या सुना हो कि वे नेताजी नहीं आए तो कार्ड आओ चाहे नहीं आओ पहले ही पहुंच जाओ। जहाँ स्थिति बन गई है क्या चार्ज, नाक नहीं कट जाएगा, नेताजी तो देखे ही नहीं थे, तो वे तैयार हो गए पहले ही पहुंच जाते, भैया हम बचे रहे। बिल्कुल सही बात। हमारा कहने को मतलब इतना है कि कम से कम, ठीक है, सत्ता खामोश है, सत्ता खामोश हो, विपक्ष खामोश, सब साठ गांठ चल रहा, लेकिन मुखरता से उन मुद्दन पे जो आपके लोकल के मुद्दा हैं, जिनसे आपके और आपके परिवार या कहें कि आप पास के समाज के लोग प्रभावित हो रहे हैं, उन पे तो कम से कम बोल में उकिला कि न रोके पत्रकार निकला। देखिए ऐसा है, उसका कारण है आज पत्रकारिता का जो क्षेत्र है, क्षेत्र तो व्यापक पहले भी था, आज और ज़्यादा हुआ। जैसे संसाधन बढ़े और ज़्यादा हुआ। पहले पत्रकार स्वयं क्षेत्रों में घूमता था, समस्याओं को कलेक्ट करता था। एक प्रणाली विकसित हुई, विज्ञप्ति देना शुरू हुआ। बिल्कुल, उसका कारण हुआ विज्ञप्ति पत्रकार ने अपनी सुरक्षा में लेना शुरू किया कि जो व्यक्ति कहता था वो बदल जाता था। हाँ, चेंज हो जाता। तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपने संरक्षण में उन्होंने विज्ञप्ति ली कि भाई हमें लिख के दो, लिख के दोगे तो हम छापेंगे, क्योंकि उस पर भी आक्षेप लगने लगे। इस कारण से भी पत्रकारिता तो कोई असर पड़ा है, थोड़ा डाउन पड़ेगा। जैसे पहले आप खुद सुरक्षित हो जाएं फिर बात करें। अच्छा, दूसरी चीज, पत्रकार को विज्ञापन भी मिलते थे उस समय। अब उंगली उठती, विज्ञापन नहीं मिलता। अब विज्ञापन नहीं मिलता। उंगली तो उठाते हैं। हाँ, उंगली उठेगी बराबर, तुम खबर नहीं चला रहे, लेकिन विज्ञापन को नहीं दे, तो विज्ञापन नहीं मिलता। तो पत्रकार का जिस प्रकार, जैसे मान लो राशन की दुकान है, तो राशन की दुकानदार को कोई तनख्वाह नहीं मिलती है जी, वो उसी में करता है, और सरकार भी जानती है, क्योंकि कई जगह सरकार की दोहरी नीति है। उदाहरण के तौर पे जैसे आवास बन रहे हैं जी, 2.5-3 लाख रुपए मान लो से मिलता है, उसमें उसका बन जाता रहने लायक,
उतनी एरिया में। और दूसरी तरफ आप गौर करें कि उतनी एरिया में जब सरकारी कोई कक्ष का निर्माण होता है, चाहे विद्यालय में हो या चाहे किसी विभाग में हो, तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक पहुंच जाता वो एस्टीमेट। बिल्कुल। तो ये भ्रष्टाचार नहीं हो क्या है? सरकार को उस पर भी तो गौर करना चाहिए। या तो उसका ठीक से बन नहीं पा रहा है, और अगर वो बना तो उसमें ज़्यादा क्यों लग रहा है? ये दोहरी नीति। सब गरीब की योजना, गरीब के लिए कोई योजना होती तो वो बहुत कॉम्पैक्ट होती, मतलब उसमें हर चीज़ बहुत बहुत कसी जाती। अब लेकिन सरकार किसी बड़े बजट को तैयार करेगी तो उसमें बहुत स्पेस होगा। ये दोहरी नीति है, एक प्रकार से दोहरी नीति है। अच्छा आचार्य जी, चलिए तमाम बात हो गई। ललितपुर चूंकि 50 साल का हो गया, 50 साल में जिला कैसे बने तो ललितपुर जो बता दो भाई। देखिए, ललितपुर में उस समय 2 तहसीलें थी और झांसी से जुड़ा था, और झांसी तक लोगों को अपने मुकदमे के संबंध में या स्वास्थ्य के संबंध में जाना पड़ता था। अपनी समस्या, संसाधन हुआ नहीं करते, संसाधन नहीं, शिक्षा के संसाधन नहीं थे। एकमात्र नेहरू विद्यालय 1968 में खुला था, और एक इंटर कॉलेज उस समय बड़ी जी के नाम पे बड़ी कॉलेज जी, GIC भी था जी। तो उच्च शिक्षा के नाम पे झांसी जाना पड़ता था, या लोग सागर जाते थे, बीना जाते थे, मध्य प्रदेश की ओर जाते थे। तो लोगों ने देखा कि अगर हम अपने अलग ज़िले की मांग करेंगे तो हमारे कुछ संसाधन बढ़ेंगे, क्योंकि जब जैसे एक घर में बंटवारा जब होता है तो एक भाई बंटता है, दूसरे कमरे में जाता तो उसका चूल्हा अलग बनता है, उसके ओढ़ने बिछाने के कपड़े अलग होना अलग शुरू हो जाते हैं, उसके खाने पीने की व्यवस्था अलग हो जाती है। तो जब अलग हुए तो ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी धीरे धीरे, ये सोच के किया। लेकिन जिस लक्ष्य को लेके शुरू हुआ था वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जो हमारे यहाँ संसाधन वाले लोग थे जी, उन्होंने अपना मुख्य रोजगार खेती की तरफ बढ़ावा नहीं देके, सीमित लोगों ने जिनके पास पैसा था जी, उन्होंने भूगर्भ को खोदना शुरू, जमीन को खोदना शुरू। तो सैंडस्टोन निकाला गया और ग्रेनाइट निकला, और उसी पर हमारी लेबर चली गई खेतों की। दूसरी चीज़, जो ऐसी स्थिति जो उस समय की सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट, जी जी जी, तो कांग्रेस ने 20 सूत्री कार्यक्रम दिए थे जिससे आम जनता का विकास हो। उन्होंने अच्छी योजनाएं भी निकाली थी कि खेत का पानी खेत में, तो ये बंदी बनेगी, कहीं कुछ होगा तो उनसे मजदूरों से काम कराया जाए तो उनको मिलेगा, उनके बदले उन्हें अन्न मिलता था, पैसा नहीं था उस समय। तो जो विनिमय की योजना थी वो थी, धीरे धीरे ख़त्म हुई और सरकार इसको दूसरे रूप में लेती गई, जो और सरकारें आती गई जी, तो वो नहीं हुआ। तो उस प्रकार के काम नहीं हुए। तो ये जिला बना, तो ये जब ये व्यवस्था में मिलेंगी तो विकास होगा, लेकिन लोगों ने अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाया और वो हमारा पैसा और शिक्षा भी केंद्रीकृत हो गया, क्योंकि जितने प्राइवेट स्कूल खुले वो उस शिक्षा के केंद्र बन गए। मतलब उनके लिए एक प्रकार की व्यापार की पद्धति हो गई, वो भाव नहीं रहा, सरकारी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। जिला तो बन गया, जैसे उस समय सुशीला नैयर जी ने यहाँ पर बिजली की व्यवस्था दी, चिकित्सालय दिया, तो उस समय लोगों में आचार्य जी, चूँकि समाज को भी एक बहुत बड़ा योगदान हो, हर कमी हर लापरवाही नेतन पे नहीं डाली जा सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज के जो समाज सेवी बने घूम रहे, समाज के भी जागरूक लोग जो समाज के लिए बातें करते हैं, उनकी भी तो एक भूमिका होती, एक विजन होती कि हमारा ललितपुर ऐसा होना चाहिए। जैसे अपन लोग बाहर बड़े शहर में घूम के यहाँ फिर ऐसा कहते कि जो एक पार्क हमारे ललितपुर में हो जाता तो अच्छे होता, एक बड़ा स्कूल हमारे यहाँ हो जाता तो अच्छा। लेकिन उनकी पैरवी करवे के लिए, उनकी आवाज़ उठावे के लिए वे जागरूक लोग आज भी नहीं आ रहे सामने। देखिए सौरभ जी, हम आपको बताएं, आप जानकारी भी करना, पहले जब इतने अखबार नहीं थे जी, तो जो यहाँ पर मोहनलाल पंडित जी की जो दूध की दुकान है चौराहे पर, वहाँ पर एक बोर्ड लगता था जी, लकड़ी का, और इस समय शाम के कोई ना कोई समाचार उस पर लिखा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, और लोग वहाँ जाते थे बिल्कुल, कि ये समस्या है। जी जी, समस्या लिखी जाती थी, उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित होता था। सर्वदलीय मीटिंगें होती थी। सर्वदलीय मीटिंग का मतलब कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अगर वो हमारी जनता की बात नहीं सुन रहे तो सारे लोग मिल करके उस बात को उठाते थे, यानी जागरूकता थी। अब जागरूकता इसलिए नहीं है कि उन चीज़ों का अध्ययन नहीं है। जब अध्ययन नहीं है
तो हम क्या बात उठाएंगे? पंगत में जावे को धन है। हाँ। पंगत में तो ऐसे पहुंचा जितने समाज सेवी हैं, तमाम लोग, हर प्रकार के लोग, देखिए, जो शहर के प्रति जिम्मेदारी जिनकी होना उसका चाहिए। कारण भी है पंगत का, कि जब व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ जाता है तो गरीब व्यक्ति उस बड़े व्यक्ति को, पैसे वाले को देखता है कि ये नहीं आए, ये नहीं आए, उन्हीं की तरफ देखता है वो। और गरीब व्यक्ति जब पंगत खाना किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ जाता है तो उसकी आंखें उसी को तलाशती कि वो हमें देख लेंगे, हम आए इनके यहाँ। ये भी है। आचार्य जी, चूंकि आप बहुत अच्छे बोलत हो, हर चीज़ है, थोड़ा सा राजनीतिक तौर पे हम कुछ चीज़ें जानना चाह रहे हैं। कांग्रेस को पतन को कारण का है? देखिए, कांग्रेस का क्या कोई भी संगठन जब तक उसका स्थानांतरण नहीं होता है नई जनरेशन में, युवाओं में। जब नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और नेहरू जी की जो पुत्री थी इंदिरा गांधी, उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था, लोगों ने सलाह दी कि आप दूसरी शादी कर लो और आपके यहाँ लड़का नहीं है, तो नेहरू जी ने कहा कि यही लड़के का काम करेंगे, मतलब हम उसे इतना सशक्त बना देंगे शिक्षा के द्वारा या अन्य चीज़ों के। तो उस समय एक बाल सेना का गठन हुआ था और बाल सेना में लगभग 1.25 लाख वो भर्ती किए थे उन्होंने जी। तो जब वो उसमें जाएंगे युवा तो वो कहीं ना कहीं प्रशिक्षित होंगे। उसके बाद फिर युवक मंगल दल या कुछ ऐसा बना जो के लिए काम किया। तो जिन संगठनों में राजनीतिक रहे हों या धार्मिक हों या सामाजिक, जिनमें नई जनरेशन का लगातार वो होता है, एकदम से उसमें परिवर्तन आता और नहीं होता तो वो संगठन धीरे धीरे। कांग्रेस में 80 साल के युवा हैं आज भी। हाँ, मतलब कांग्रेस में एक ऐसी पीढ़ी जी, उसमें एक बड़ा गैप हो गया, उसके बाद नए लोग तैयार नहीं हुए। या फिर ये कहें कि कांग्रेस उस दुष्प्रचार को नहीं भाप पाई जो दूसरी पार्टियां उनके खिलाफ में चलाती रही। ये भी कारण है उसका। सपा को क्या कारण है फिर? देखिए, समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में जहाँ तक है जी, एक प्रदेश में है, लेकिन एक प्रदेश में होने के बाद भी अपनी कार्यशैली के द्वारा, उनके संगठन की जो कार्य पद्धति है उसके द्वारा देश में उनकी पहचान है। बिल्कुल है, देश में है। बिल्कुल है। वो मतलब जो है उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में काम करके दिखाई भी हो। हाँ, उसका कारण क्या है कि अब चाहे इनका आप कहें कि राजनीतिक कुशलता थी, तत्कालीन मुलायम सिंह यादव जी की बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव जी के, जिन्होंने बड़ी कुशलता से संगठन को युवाओं में बिल्कुल परिवर्तित, युवा सबसे ज्यादा नेता जोड़ने में कामयाब रहा। बिल्कुल, और जुझारू। हाँ, क्योंकि जो लोहिया जी की आज हम बात करते हैं विचारधारा के नाम पर समाजवादी लोग, तो लोहिया एक व्यक्ति नहीं थे, लोहिया एक दर्शन थे। जी बिल्कुल। और उस दर्शन को जिनने उतारा, मुलायम सिंह जी खुद 28 साल की उम्र में और इसके प्रदेश अध्यक्ष बने 28 साल की उम्र में। जातिवाद के आरोप का लगत पर सपा पे? देखिए, जातिवाद का आरोप तो इसलिए भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो बैकवर्ड की आबादी है उस आबादी का लगभग 19.4% यादव है सके। तो यानी बैकवर्ड की आबादी में जब हम छांटेंगे तो चौथा पांचवां व्यक्ति वही निकलेगा, तो दिखाई पड़ते हैं ये के भी है। और फिर कोई भी संगठन, जैसे हम आप हैं, तो मित्रता के आधार पर जो काम कर ले जाएंगे वो नहीं करेंगे। तो नाते रिश्तेदारी भी राजनीति में बड़ा महत्व रखती है। जो बड़े परिवार जिनके होते हैं, बड़े बड़े घराने, वो राजनीति में सफल होते हैं। ललितपुर की ये एक पहचान है। ललितपुर से ले हमें दूसरी जगह की नहीं जानकारी। जी बिल्कुल। ललितपुर जैसे बुंदेला बंधु जी 6-7 भाई थे, राजनीति में टॉप पे गए, बिखराव हुआ, पतन हुआ। बिल्कुल। दीवान साहब का परिवार था, बड़ा परिवार, 6-7 भाई ये थे, 2-3 भाई उनके चाचा के लड़के थे। तो ये घर के लोग थे, मजबूत हुए, राजनीति में आ गए। दुबे जी का परिवार है, बड़ा परिवार था पटना वालों का, राजनीति में आगे रहे। मतलब जिनका परिवार संगठित रहा वो कहीं ना कहीं वो स्थापित हुए। तो ये शैली तो सब जगह रही। और लेकिन अब जिसने जिस ढंग से परोस दिया वो चीज़ आ गई। सपा के लाए कछु दूसरे तरीके से परोसे विपक्ष ने, और ये संभाल नहीं पाए। बीएसपी के बारे में ऐसा कहते हैं ना, जो आपने कहा कि कैसे परोस दिया, आदमी कहते नहीं कि भाई बोले यार इनने हमारे, बोले आप लोग क्यों लड़ गए, बोले इनने हमारे पाँव पे लात धर दी, मतलब हमारा पाँव उनकी लात। ये प्रस्तुति का तरीका है। हमारा पाँव उनकी लात। बीएसपी के बारे में बोलो फिर कछु।
ऐसे बीएसपी का रहा कि जहाँ समय के साथ बदल नहीं पाए बीएसपी। एकला चलो की राजनीति जहाँ हो जाती है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस विधा पे काम किया, उनने एक समुद्र उस वर्ग को लेके चले, लेकिन उस वर्ग में से भी एक वर्ग उठाया, एक विशेष, और वो वहाँ तक सिमट गए तो बाकी को कोई मतलब नहीं रहा। जैसे आज हम बात करें आदिवासी जी, आदिवासी विशुद्ध रूप से कांग्रेस से जुड़ा था जी, आदिवासी विशुद्ध रूप से कांग्रेस से जुड़ा था और उनके लिए काम भी हुए, लेकिन उसको बहुजन समाज पार्टी अपने आप में आत्मसात नहीं कर पाई। इस बात वो कुछ हिस्से तक बहुत सारे वर्गों को बहुजन समाज पार्टी अपने साथ ले नहीं जा पाई। वो कहलाती है बहुजन, लेकिन वो बहुजन का उनने उसका स्वरूप परोस नहीं पाया जनता ऐसी के। समाजवादी को नहीं पलट पाओ। कैसे ही करा समाजवादी की बात करके घर परिवारवाद की बात पे आ जाते लोग सब। नहीं, परिवारवाद की बात तो इसलिए नहीं करेंगे कि जैसे मान लो उनके परिवार के लोग जो लड़ते हैं चुनाव, वो जीत के आते हैं, हाँ। तो परिवार के लोग ही वोट थोड़ी दे देते हैं लोकसभा में, कि उनने सबने परिवार के वोट डाल दिए एक जगह तो अखिलेश यादव जीत के आ गए, या उनने दिए तो उनका कोई दूसरा और आ गया उनके परिवार का। तो परिवार के लोग, इसका चयन तो जनता करती है। मतलब कुछ किया होगा जब तो जनता चुन रही। जनता चुन रही है। अच्छा, चूंकि अब आखिरी तरफ चल रहा है अपन जी, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दो। बीजेपी ने पहली बार ऐसा करे कि किसी यादव को मुख्यमंत्री बना दो। एक प्रकार से पहली बार नहीं किया है। देखिए, बीजेपी ने वहाँ एक बैकवर्ड का पत्ता खेला था, उमा भारती जी को मुख्यमंत्री बनाया था, और जब उमा भारती को हटाया था तो ये लगा था कि अगर उमा भारती को हटाएंगे तो बैकवर्ड हमारा नाराज हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस वहाँ सशक्त थी। तो उन्होंने उस पत्ते को कमज़ोर करने के लिए, और बाबूलाल गौर वो भी यादव थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। अच्छा, बाबूलाल गौर हाँ। यादव जी। हाँ, यादव जी कुछ समय के लिए। और जहाँ उनका हेतु हुआ तो किनारे पर उमा भारती भी चली गई, किनारे पर वो भी चले गए। तो इन्होंने पहला काम नहीं किया, और कोई ऐसा नहीं कि यादव पहला मुख्यमंत्री बनाओ। यहाँ पर राम नरेश यादव भी रहे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। बीजेपी ने बनाए थे? नहीं, दूसरे लोगों ने। तो अब वो तो अपना ढंग है कि हम कैसे पेश कर रहे हैं। इस समय तो मोहन यादव को कृष्ण कन्हैया के रूप में बंसी बजावे को प्रयास कर रहे हैं, और सपा के जो यूपी बेल्ट के सपा के लोग हैं उन्हें तोड़ने को प्रयास कर रहे हैं, और बीजेपी पे कायम कर वो चालू भी कर दो। उससे जो श्याम सुंदर गए, इस शायद यही चक्कर में चले गए। देखिए, श्याम सुंदर जी पहली बार नहीं गए बीजेपी में, पहले भी गए थे। अब उनका निजी स्वार्थ था या कोई उद्देश्य था जनता की सेवा करने, किस उद्देश्य को लेके गए थे? जनता की सेवा कर रहे हैं, और किस उद्देश्य को लेके वापस आए थे सभा में, और फिर क्यों चले गए, ये तो वही बता सकते बेहतर। हम लोग तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस संबंध में, ये उनका अपना सोच है। तो लक्ष्मी नारायण जी विश्वकर्मा जी थे। एक और कोई ऐसा काम जो आप चाहते कि कोई भी सरकार हो, ललितपुर में एक आध काम ऐसा अच्छा हो जाना चाहिए? देखिए, ललितपुर में बहुत बड़ी चीज़ ऐसी जो आज भी खाली है जी, गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है जी। जैसे आज ये बात करते सेना भर्ती की या किसी उसमें, उनके प्रशिक्षण का कोई ऐसे विद्यालय नहीं है। मान लो हमारे एक बीटीसी है अध्यापकों के प्रशिक्षण की, लेखपालों का भी प्रशिक्षण हुआ, क्योंकि जब खेल के मैदान है तो उस तरफ हमारे लोग जाएंगे नहीं। स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ होगा कुछ और? स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कुछ इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ बुद्धि निवास करती है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो होगा, लेकिन काम तो बहुत है करने को। आज जो जैसे पंतनगर का बीज आता है जी, वो रहा कि अच्छा उत्तम किस्म का बीज है। आज हमारे यहाँ खेती का स्तर बड़ा है, बांध बने जी, सिंचाई होना शुरू हुई, लेकिन हमारी जो फसल है मतलब उत्पादन है वो बाहर चला जाता है, उसके लिए कोई वैसा नहीं हुआ। आज कितनी बड़ी मात्रा में खाद ललितपुर को मंगाना पड़ती है जी। खाद की कोई फैक्ट्री डाली जा सकती है जिससे किसानों का भी भला होगा
लोगों को रोजगार अच्छा जी, बीजेपी कह रही कि हमने एयरपोर्ट की सौगात ललितपुर को दे दी, जी। बीजेपी कह रही हमने मेडिकल कॉलेज की सौगात ललितपुर को दे दी, बीजेपी कह रही कि हजारों करोड़ की लागत से, हजारों करोड़ की नहीं, हजार करोड़ की कह सकते, हजारों करोड़ की लागत से सौर ऊर्जा के खूब प्लांट लगवा रहे हम। बीजेपी कह रही कि सैकड़ों करोड़ की लागत से हम रोड बनवा रहे हैं। बीजेपी कह रही कि ललितपुर के मैक्सिमम काम हमने बे कर दे जो 70 साल में कोई कराव नहीं पाओ। कितने सहमत हो आखिरी में? देखिए, निरंतर विकास हुआ और उसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ने किया, और बहुत सी चीज़ गायब हो गई, उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रही बीजेपी? जैसे मान लीजिए केरोसिन था, कहाँ चला गया केरोसिन? ललितपुर को पूरे जगह को कहाँ गया, कहाँ उपयोग हो रहा हो, लोगों को मिल नहीं रहा, मान लो उसका उपयोग भी नहीं, लेकिन कहाँ गया, इस पर किसी ने प्रश्न किया? तो दूसरे ढंग से मोड़ते हैं उसको। आज देखिए बल्ब तो नहीं भाव का मिक्स होगा। आज 2 साल 3 साल पहले जी सड़कें भरी रहती थी गोवंश से। अबे गोवंश कहाँ गए? वो गोवंश सड़कों पे नहीं है, वो गोवंश जो गौशाला खोली थी वहाँ नहीं है। कहाँ है, कहाँ है? गौ माता के नाम पे वोट तो खूब बटेरे। अब ये नहीं हम कह सकते बटोरे या नहीं बटोरे, लेकिन है कहाँ, एक प्रश्न है। अगर उस पर विचार किया जाए तो कहाँ है आखिरकार? ऐसे बहुत सी चीज़ें जो ये बात कर रहे हैं जो विकास की, क्योंकि जो काम लगातार उन चीज़ों पे हुआ, ऐसे हवाई पट्टी की बात कर रही है, तो आज की बनी थोड़ी है, ये तो पहले की है। उसे तो हम ये कहेंगे जीर्णोद्धार कर रहे हैं उसका। 9 साल लग गए, कछु भाव नहीं है, 9 साल के अंदर सरकार को हो गई। अब जो आपने कहा कि उन्होंने कहा कि हमने इतनी सड़कें बनवा दी, तो आबादी बढ़ेगी, सड़कें तो बढ़ेंगी। अरे पुराने रोड नहीं पे बनवा रहे, नौ कछु नहीं रोड डलवा दो उनसे। और जब 4 लाइन बना था तो असंख्य पेड़ काटे गए थे, असंख्य। उनके स्थान पे दूसरे पेड़ नहीं लगाए ऑक्सीजन देने वाले, लगाए जा सकते थे। या जो रोड थे एक किनारे उनकी पट्टी छोड़ के उन्हें। चलो यही में हम जो बातें कर रहे, राम रतन कुशवाहा के कामकाज से कितने खुश हो, कितने संतुष्ट हो आचार्य जी? देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। क्या होता है, व्यक्ति जैसे स्वास्थ्य पर ध्यान दे तो घी उसके लिए लाभकारी होता है और शहद भी लाभकारी है, लेकिन जब वो दोनों चीज़ें मिला के खाएगा तो कहीं कहीं उसे नुकसान होगा। तो इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं जिनके बीच में काम होना चाहिए। तो मन्नू कोरी के काम काज पे कछु कह दो, मन्नू कोरी से तो संतुष्ट सबको ही है। व्यक्ति को अपनी आंखों से व्यक्ति दुनिया देखता है, इन आंखों से दुनिया देखती है, लेकिन खुद की आंखें देखने के लिए शीशा चाहिए, और वो शीशा है जनता। जनता की आंखें ही देख के बता पाएंगी कि कितनी। तो फिर अनुराग शर्मा सांसद कह रहे सब करा दो, वो सभी पर ही लागू है, सभी पर यही लागू है। देखिए, जहाँ तक शर्मा जी की आप बात कर रहे हैं जी, हमने तो अखबार के माध्यम से भी संज्ञान में आई थी बात, कुछ भाषणों में संज्ञान में आई, और चूंकि पत्रकारिता से आप जुड़े हैं, आपको भी भली भांति पता होगा। उन्होंने एक बात कही थी कि जितनी निधि हमें मिलेगी सांसद निधि, उतना ही हम अपने घर से लगाएंगे विकास कार्यों में। अब कितनी लगी, कहाँ लगी, इसकी बेहतर जानकारी शर्मा जी से अच्छी किसी को होगी नहीं। तो फिर प्रदीप जनादित्य की और आखिरी में हमने तो पहले बताया प्रदीप जनादित्य का, कि प्रदीप जनादित्य उन्होंने देखा है पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अगर रेलवे का ट्रैफिक बढ़ता है, रेल रुकती है, तो उससे कितने परिवार पलते हैं। जहाँ रेल का ठहराव होना शुरू हो जाएगा तो रिक्शे वाले को रोजगार मिलेगा, पान की दुकान को रोजगार मिलेगा, चाय वाले को रोजगार मिलेगा, लकड़ी बेचने वाले को मिलेगा, मजदूर घर तक जाएगा, घर से शहर तक आएगा। तो एक तो काम उन्होंने इस पर किया बहुत मजबूती से, और दूसरा जितना शायद उन्होंने, जो ये 2 सांसद हुए डॉक्टर चंद्रपाल जी और ये प्रदीप जी, जितना दौरा इन्होंने गांव का किया भौगोलिक स्थिति पर, खेत खलियान तक पहुंचने का काम जो किया, वो शायद तो हमें लगता है किसी ने नहीं किया। जैसे मान लो 1052 मजरों में लाइट नहीं थी, तो उस समय चंद्रपाल जी उत्तर प्रदेश सरकार थी, लेकिन ये सांसद थे, तो उस निधि से लाके उन्होंने काम किया था। तो फिर जो भारत जो नई ट्रेन रुकवा दी ना,
उसके बारे में कहा कि वंदे भारत तो रुकवा देगी, अब उसमें देखिए, तो बहुत विकासवान है। अब वंदे भारत जो है, सब आए तो पैसा आए बन जाए अब। नहीं, वंदे भारत जो है उसका टिकट इतना महंगा है, वो हम आप उस श्रेणी में नहीं आते हैं। ये हमारी दिवा स्वप्न है, उसकी यात्रा नहीं कर पाएंगे। जैसे कहते हैं कि हम हवाई जहाज में उन्हें बैठा है जो हवाई चप्पल पहना थे, तो भाई कहानी इनकी है। नहीं, देखिए, अब कौन क्या कहता था वो उनका सोच है, और ये क्या करेंगे इनका सोच है। वो तो ऐसा है कि संसाधन जिनके पास अच्छे हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं उसमें बैठते हैं एसी में, तो एसी वाला कहता है कि विश्वकर्मा जी चप्पल वहीं उतार दो, जूते वहीं निकाल दो, क्योंकि वो उसके समकक्ष नहीं उस व्यवस्था के। तो ऐसे ये संसाधन जो जुटाएंगे तो उन्हीं के लिए हैं। आज रेलवे में जनरल के डिब्बे घट रहे हैं, जनरल के डिब्बे बढ़ना चाहिए जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है। मतलब पैसनवान पे फोकस है, गरीब तो अभी धसो जा रहा। तो लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा जी थी हमारे साथ, चर्चा की। और आचार्य जी के साथ जितनी देर तक चर्चा कर लो, जवाब तुम्हें मिलते ही, जितने चाहे सवाल पूछ लो, फिर चर्चा करें। आज एक शानदार चर्चा हुई, बहुत सारी ऐसी बातों पर चर्चा हुई जिस पर लोग खुल के बात नहीं करते हैं। और आचार्य जी को नॉलेज है इसलिए वो बात कर। आखिरी में एक शेर शायरी और सुन लेंगे आचार्य जी, कुछ शेर शायरी, कुछ भी कात कविता की लाइन है। देखिए साहब, शेर शायरी तो नहीं रहती हैं। आज जो लोग राजनीति की बात करते हैं जी, नेता वो होता था जो नेतृत्व करता था। अब नेता का वेशभूषा अच्छी होना चाहिए, गले में अच्छी जंजीर हो, चार लोग अच्छे हों, पंगत में देखवे और देखें आगे मैं तो कोई बुला ही नहीं रहा, खावे के लाए आगे पीछे चलने वाले, चमचा भी हुए उनके, तो नेताजी ने बुलाओ। लोग कहते हैं जलपान करो, ऐसे बने यहाँ बैठे हैं रेस्टोरेंट में कि जलपान माने नाश्ता। तो जल तो नल में है, पान दुकान में, जल तो नल में है, पान दुकान में, जलपान कहीं नहीं है। और राज लखनऊ में है और नीति दिल्ली में, क्यों कानून वहाँ से बनेगा। उसी की व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे लोग कि हम कानून को बदल लेंगे। राज लखनऊ में है, नीति दिल्ली में, राजनीति कहीं नहीं, सब जगह कूटनीति है कि उस कूटनीति के तहत हम वहाँ तक कैसे बने रहें। यानी जिनकी जब से कुर्सी पर नज़र लगी है, जब से कुर्सी पर नज़र लगी तब तक उनकी नींद नहीं लग रही है। 400 पार। हाँ, नहीं हम नहीं कहते 400 पार नहीं, तो क्या, देखिए ऐसा है, ये भी कहते हैं लोग, जब बच्चे पढ़ते उन्हें घंटा पार ये भी तो है। अब पार का क्या आशय है यहाँ, ये तो वही बता पाएंगे। तो आचार्य जी थे, चर्चा हुई है, फिर किसी नए शख्स के साथ फिर चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सौरभ जी, जो आपने अवसर दिया और आपसे अच्छी वार्ता हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।